कुमार मारवाल आज फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में ऑनलाइन निशुल्क क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान जो भाग ब है उसका इकाई सेकंड पार्ट एक जो है इकाई सेकंड का पार्ट है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इस पार्ट के बारे में पहला वीडियो में डाल चुका हूं, उसको पढ़े होंगे आप। संसद के बारे में, संसद के सदस्य की क्या योग्यताएं होंगी, विभिन्न देशों में संसदों के क्या नाम है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो चलिए अब इससे आगे आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, 4 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। संसद सदस्यों को शपथ, संसद के सत्र, गणपूर्ति या कोरम और संसद में भाषा, इन 4 टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं और इनको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इनकी क्या उपयोगिता है और इनके बारे में हम क्या जानेंगे और क्या जानते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शपथ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो शपथ है संसद सदस्यों की, यहाँ संसद सदस्यों में आपके लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा दोनों के सदस्य आ जाते हैं। उनको शपथ जो दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 99 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य, उनको हम सांसद कहेंगे। अब एक ही शब्द हम काम में लेंगे, क्या? सांसद। सांसद से मतलब आ जाएगा आपके राज्यसभा सदस्य। पहला तो कौन सा हो गया? राज्यसभा सदस्य, ये भी सांसद कहलाएगा। और दूसरा कौन सा? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा सदस्य। ये दोनों सदस्य संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगे? सांसद या एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा राज्यसभा सदस्य अलग अलग नहीं कहकर एमपी या सांसद हम इनको कहेंगे। तो प्रत्येक सांसद जब भी चुनाव में निर्वाचित होकर आता है तो उसको सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है अंतरात्मा से कि वो जो कार्य करेंगे वो पद और गोपनीयता की। किसकी शपथ दिलाई जाती है? पद और गोपनीयता की, दोनों चीजों की उसको शपथ दिलाई जाती है। कब? जब वो पहली बार आसन ग्रहण करेगा, यानी पदासीन होगा, यानी आसन ग्रहण करने से जीतकर जैसे ही वो लोकसभा राज्यसभा में अपना आसन ग्रहण करेगा और अपना कार्य शुरू करेगा, उससे पहले उसको शपथ दिलाई जाती है। किसकी? अपने पद की, यानी सांसद की और गोपनीयता की। पहले वो सांसद के रूप में शपथ लेता है, किसके अनुसार? अनुच्छेद 99 के अनुसार। शपथ कौन दिलाता है? बात करेंगे शपथ कौन दिलाता है। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है या राष्ट्रपति नहीं होता है तो उस समय किसको? तो वो राष्ट्रपति अगर नहीं दिला पाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई नामित व्यक्ति है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो सकता है या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, वो नामित सदस्य इन सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। और शपथ के पश्चात जो हस्ताक्षर होंगे शपथ पत्र पर, वो जो सांसद के तो होंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पे होते हैं। उसमें जो नामित व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर नहीं होते, केवल नामित व्यक्ति के सम्मुख वो शपथ लेता है, हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं। चाहे वो कार्यकारी ही क्यों न हो राष्ट्रपति, लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी को शपथ के लिए नामित करता तो उसके हस्ताक्षर नहीं होंगे। तो अब शपथ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। शपथ क्या है? अनुच्छेद 99 के अनुसार कोई भी सांसद अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति के सम्मुख शपथ लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। किसकी शपथ लेता है? पद और गोपनीयता की। तो आपका टॉपिक क्लियर, शपथ अनुच्छेद 99 में। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अगर आपके जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं या जो अनुच्छेद वगैरह बता रहा हूं उनको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपके भविष्य में पॉलिटिकल कहीं पढ़ने, कंपटीशन के लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं संसद के सत्र। पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ। बात करते हैं अपन संसद के सत्र। संसद सत्र अनुच्छेद 85 के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85 के अनुसार जो संसद के सत्र हैं वो कौन आउट करेगा? सत्र राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। जो भी नियत समय, नियत कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति
जो भी समय निर्धारित करता है, जो स्थान निर्धारित करता है, वहां पर संसद का सत्र आहूत किया जा सकता है। और 2 लगातार सत्रों के बीच में कभी भी 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। जब 6 माह का अंतराल नहीं होगा, इसका मतलब कम से कम 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक वर्ष में, कम से कम 2। तो ये सत्र क्या है? पहली बात तो ये मैं बता दूं, सत्र क्या है इसके बारे में बताऊं कि सत्र से तात्पर्य है कि जैसे ही राष्ट्रपति ने या किसी राष्ट्रपति ने जो संसद बुलाई, संसद की जो पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच की जो अवधि है उसे संसद का सत्र कहते हैं। कब? पहली बैठक और अंतिम पहली बैठक कब? संसद की जो बैठक बुलाई गई है या सत्र बुलाया गया, उस सत्र का पहले दिन से अंतिम दिन तक, जब तक कि उस सत्र का आपने सत्रावसान नहीं कर दिया, यानी समाप्ति नहीं कर दी गई। तो जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं बताऊं कि 24 जुलाई को संसद का प्रथम बैठक हुई 20 को और 19 को, और उसकी इसी सत्र की अंतिम बैठक हुई 15 अगस्त को। तो ये 24 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का समय जो है वो एक संसद का सत्र कहलाएगा। ठीक है, ये संसद का सत्र हो गया। तो पहली चीज क्या है कि सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। कहां बुलाएगा? राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कि समय और स्थान कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। हालांकि वास्तविक रूप से हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्रिमंडल में है, तो उनकी सलाह से ही राष्ट्रपति ये बुलाता है। तो सत्र की बात आ गई। फिर विघटन की बात करते हैं। सत्र का विघटन, सत्र का जो विघटन होता है यानी सत्र की समाप्ति होती है। क्या होती है? सत्र की समाप्ति होती है, तो वो सत्रावसान कहलाता है। फिर होता है स्थगन। सत्र में क्या आता है? स्थगन। स्थगन का मतलब है कि संसद की जब कार्यवाही चल रही होती है तो कुछ समय यानी कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए जो कार्रवाई को रोकना होता है वो संसद का क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 24 जुलाई को किसी कारणवश 2 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, यानी 2 बजे की जगह 4 बजे तक स्थगित कर दिया गया, तो वो स्थगन कहलाता है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। सत्रावसान का मतलब सत्र का समापन करना, वो सत्रावसान कहलाता है। और जो विघटन होता है, एक तरह से विघटन समाप्ति होती है, और समाप्ति में लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। तो हम अब बात करते हैं अपने मूल जो बुक में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो है नियत समय और निर्धारित स्थान पर समय समय पर सत्र का प्रारंभ करता है या सत्र को आहूत करता है, यानी बुलाता है, शुरुआत करता है। और प्रथम सत्र जो 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक 6 मास, यानी 6 मास से अधिक का समय 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये 2 अवधि जो है वो प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, क्या? प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रारंभिक यानी प्रथम बैठक के बीच का जो अंतराल है वो 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में हम बात करते हैं तो भारत में जो संसद के सत्र हैं 3 सत्र हैं। कितने सत्र हैं भारत में? 3 सत्र हैं। पूरे वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट सत्र। ये जो सत्र है वो सामान्यतः जो आपके फरवरी से लेके मई के महीने में, फरवरी से लेके मई के महीने के बीच में कभी भी आयोजित किया जा सकता है, आउट किया जा सकता है। सामान्यतः जब बजट पेश किया जाता है उस समय ये बजट होता है, सत्र चलाया जाता है। और आप ये जानते हैं कि पहले जो बजट था 1 मार्च को आता था, फरवरी में आने लग गया। तो यहाँ पे जो बजट है, सत्र है, वो फरवरी से बीच में कभी भी आउट और समाप्त किया जा सकता है। दूसरा आता है जो मध्य में आता है, वो आता है मानसून सत्र। कौन सा आता है? मानसून सत्र। और ये मानसून सत्र जुलाई से लेके सितंबर के महीने तक के बीच में ये कभी भी आयोजित किया जा सकता है। और जो अंतिम सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। और ये जो शीतकालीन सत्र है वो आपके नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में जो संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट सत्र फरवरी से मई,
मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र। और भले बताया कि कम से कम 2 तो होना जरूरी है, संविधान में जो प्रावधान है उसमें कम से कम 2, एक वर्ष में 2 होने चाहिए और 2 के बीच में कम से 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से मतलब है कि लास्ट में जैसे मान लीजिए 26 जुलाई को अगर सत्र खत्म हुआ है तो आगे 25 जनवरी से पहले दूसरा सत्र आयोजित करना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। मैंने बता दिया कि 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं अपन अधिकतम गैप कितना होगा, 6 महीने का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 सत्र हो गए। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल बातों की जो इसमें काम में आपके आने वाली हैं। पहली मैं बात करता हूं कि सत्र का आरंभ, सत्रारंभ और सत्रावसान कौन करता है। सत्रारंभ और सत्रावसान यानी सत्र का आरंभ यानी प्रथम जो बैठक बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है और अंत भी किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं दोनों ही काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति ही जो है वो संसद के सत्रों को आहूत करेगा और उनका समापन करेगा, ध्यान रखिए। दूसरा है स्थगन, संसद के स्थगन का अधिकार। स्थगन का अधिकार जो है वो पीठासीन अधिकारी को है। किसको है? पीठासीन अधिकारी। अब ये पीठासीन अधिकारी कौन है जिसको स्थगन का अधिकार है? लोकसभा में तो है अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा में तो होता है अध्यक्ष, जिसको कि संसद के सत्र को स्थगित कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ मिनटों के लिए इसको स्थगित किया जा सकता है या कुछ महीनों के लिए। तो ये कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है वो आप जानते हैं कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिए दोनों को ही, अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो पीठासीन अधिकारी है उनको केवल स्थगन का अधिकार है, सत्र समाप्ति और सत्र बुलाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि अगर संयुक्त, ये प्रश्न कई बार आता है, संयुक्त अधिवेशन होता है या संयुक्त सत्र होता है, उस जो सत्र में संयुक्त यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक जब आयोजित की जाती है तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? इसमें ज्यादातर गलती करते हैं, इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी संयुक्त बैठक की कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें जो आपके संसद के सत्रों में आपके सत्र, स्थगन और सत्रावसान और विघटन, इनके बारे में आपको पता चल गया। कम से कम कितने गैप होना चाहिए 2 सत्रों में और इनके पीठासीन अधिकारी के क्या अधिकार हैं, सत्रारंभ और सत्रावसान कौन करेगा, इन सब बातों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा जो टॉपिक है वो है कोरम या गणपूर्ति। क्या है? कोरम या गणपूर्ति। गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति की मतलब बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे गणपूर्ति से मतलब क्या है कि किसी भी सदन, या सदन बोल रहा हूं, तो किसी भी सदन में जो कम से कम सदस्यों की संख्या, भाग लेने वाले, उस बैठक में भाग लेने वाले कम से कम सदस्यों की संख्या जो उस कार्रवाई को वैधानिक यानी लीगली करते हैं, यानी उनको कानूनी रूप प्रदान करते हैं, वो न्यूनतम सदस्य संख्या यानी सदस्यों की संख्या है कोरम। एक तरह से कौन सी? जो सदन की कार्रवाई को कानूनी रूप से वैधानिकता प्रदान करे वो संख्या क्या कहलाती है? गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी सदन में 300 सदस्य हैं, तो यहां भारत में अपन बात करते हैं तो 10%, कम से कम 10% सदस्य उस सभा में भाग लेना जरूरी है, अन्यथा वो कानूनी रूप से क्या हो जाएगी? अवैधानिक, यानी उस कार्रवाई को व्यपकृत कर दिया जाएगा। व्यपकृत का मतलब उस को हटा दिया जाएगा कार्रवाई से, सदन की कार्रवाई को में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो कम से कम 30 सदस्य, 300 का 10%, 300 सदस्य होने चाहिए, 30 सदस्य। अगर यहाँ पे 29 सदस्य भी हो गए, क्या 29 सदस्य भी अगर हो गए तो वहां पर उस कार्रवाई को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या गणपूर्ति में जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी लोकसभा में कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन है? उपराष्ट्रपति। क्या उनकी संख्या भी काउंट होगी इस 10% में? तो बिल्कुल होगी। यानी जो संख्या है उसमें
पीठासीन अधिकारी को शामिल करते हुए 10% होनी चाहिए। तो बात करते हैं अब गणपूर्ति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य जरूरी हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा आप जानते हैं लोकसभा में 545 सदस्य हैं और यहां 245 है। तो यहां पे इसके लिए कितने सदस्य चाहिए? 55 सदस्य मिनिमम। कितने सदस्य? मिनिमम 55 सदस्य क्या होने चाहिए? भाग लेने चाहिए। यानी अगर 55 सदस्य नहीं है लोकसभा की इस कार्यवाही में तो ये भाग नहीं लेंगे। और राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चाहिए? 25 सदस्य। यानी राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य और लोकसभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए आपके? 25 सदस्य। अगर नहीं है 25 की जगह अगर 24 भी रह गए किस सहित पीठासीन अधिकारी रहित तो आपके उस कार्रवाई को शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर लास्ट में आते हैं अपन कौन सा? गण भाषा। संसद में भाषा, संसद में जो कार्यकारी भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी निर्धारित की गई है। यानी जो संसद की कार्यवाही की भाषा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी होगी। लेकिन अगर किसी संसद सदस्य को हिंदी और अंग्रेजी में असक्षमता होती है यानी बोल नहीं पाता है या कार्यवाही में भाग नहीं ले पाता है तो पीठासीन अधिकारी की अनुमति से वो अपनी मातृभाषा में भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है और सुन सकता है। तो इस प्रकार से हमने 4 टॉपिक इसमें क्लियर किए। आशा करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे इसी का पार्ट का अगले वीडियो में हम राज्यसभा लोकसभा से संबंधित बातें करेंगे। तब तक धन्यवाद।